प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने खड़े होते, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई जाती, 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए। ये घर सईद के घर से बेहद नजदीक था। नावेद के घर पे आने जाने लगे। हमें 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो अफगानिस्तान से एक आदमी को चुपचाप पाकिस्तान लाया। की आवाज सुनते ही सईद पूरी तरीके से घबरा जाता। नवंबर 2019 प्रधानमंत्री निवास के बाहर सुरक्षा असाधारण रूप से कड़ी थी। आधी रात को एक गाड़ी अंदर दाखिल होती है और गाड़ी से उतरते हैं रॉ चीफ सावंत गोयल। उनके हाथ पर एक मोटी फाइल होती है जिन पे लाल अक्षरों से लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल। करीब 15 मिनट का इंतजार के बाद कमरे का दरवाजा खुलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने खड़े होते हैं और पूछते हैं कि इतनी रात को आने की क्या जरूरत पड़ गई। दूसरी तरफ सावंत गोयल कहते हैं कि सर, हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। हाफिज सईद 26/11 का मास्टरमाइंड, जिसकी वजह से मुंबई में कई मासूम लोग मारे गए थे। हाफिज सईद का नाम सुनते ही प्रधानमंत्री ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई। उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई जाती है। टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री, विदेश मंत्री NSA अजीत डोभाल और रॉ चीफ सावंत गोयल मौजूद होते हैं। गोयल फाइल खोलते हैं और हाफिज सईद के तस्वीरें, वॉइस सैंपल और इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने रख देते हैं। वो कहते हैं कि UN में गुहार लगाने का और अमेरिका से पाकिस्तान पर दबाव बनाने का समय अब निकल चुका है। अब भारत को खुद ऑपरेशन करना होगा। जैसे ही ऑपरेशन शब्द सुनाई देता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछते हैं कि ऑपरेशन से उनका मतलब क्या है। हाफिज सईद को पाकिस्तान में उसके ISI वाले आकाओं के सामने मौत के घाट उतारा जाए। मीटिंग में बैठे अजीत डोभाल कुछ पल के लिए सोचते हैं और फिर कहते हैं कि सईद को मारने का इससे बेहतर मौका शायद दोबारा नहीं मिलने वाला। ये कहते हुए वो प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं और हल्के से सिर हिला देते हैं। कमरे में फिर सन्नाटा छा जाता है और कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री बोलते हैं ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। और इसी पल 26/11 के बाद एक अधूरी कसम ने आकार लेना शुरू किया। इसी कसम का नाम था ऑपरेशन अलविदा। रॉ के पास सिर्फ एक ठोस जानकारी थी, हाफिज सईद की लोकेशन, और यही सबसे बड़ी चुनौती भी थी। सईद को पाकिस्तान की जमीन पर जाकर खत्म करना आसान भी नहीं था। वो लाहौर के पोर्च इलाके जोहा टाउन में रहता था, जहां उसकी सुरक्षा किसी किले से कम नहीं थी। 24 घंटे पाकिस्तान पुलिस की तैनाती और CCTV से निगरानी और सीमित आवाजाही। सईद के घर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। सीधे ऑपरेशन का मतलब था अंतर्राष्ट्रीय संकट। और इसी वक्त रॉ को समझ में आ चुका था कि अगर सीधा वार संभव नहीं हो तो अंदर से रास्ता बनाना जरूरी है। इसके लिए बेहद ही जरूरी था सईद के घर के पास सुरक्षित और भरोसेमंद लोकल बेस, ऐसा ठिकाना जो शक के दायरे पे ना आए और हर गतिविधि पर नजर रख सके। कहानी यही से एक अलग मोड़ लेती है। दिसंबर 2019 नावेद नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक पिछले 6 महीने से दुबई की जेल में बंद था। वजह मामूली थी, एक छोटी सी चोरी। नावेद एक आम आदमी था, कोई आतंकी नहीं, कोई एजेंट नहीं। एक दिन अचानक जेल के दरवाजे खुले। नावेद को बेल मिल चुकी थी। जेल से बाहर निकलते ही नावेद ने उससे पूछा कि उसकी मदद करने की वजह क्या थी। वसे ने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसने बताया कि उसका कारोबार पाकिस्तान और दुबई दोनों जगह फैला हुआ है और उसे एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। नावेद उलझन में था। वो जानता था कि ये ऑफर असामान्य है, लेकिन पैसों की सख्त जरूरत ने उसकी शंकाओं को दबा दिया। कुछ ही समय बाद वासे ने उसे 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए। ये रकम नावेद के लिए जिंदगी बदल देने वाली थी। कुछ महीनों बाद नावेद पाकिस्तान लौट आया। यहीं से रॉ की योजना जमीन पर उतरने लगी। एक दिन वासे का फोन आया। निर्देश साफ थे, लाहौर के जौहर टाउन में एक घर किराए पे लेना था। नावेद ने बिना सवाल किए हाउस नंबर 120 किराए पे ले लिया। ये घर सईद के घर से बेहद नजदीक था, इतनी नजदीक कि वहाँ से उसकी घर की गतिविधियों पर नजर रखना संभव हो सके। नावेद को ये नहीं बताया गया था कि वासे असल में कौन है। सच्चाई ये थी कि वासे रॉ का एजेंट था। जो बेस रॉ महीनों से ढूंढ रही थी वो अब नावेद के घर के रूप में मिल चुका था। इसके बाद रॉ के कई सारे एजेंट अलग अलग समय पर नावेद के घर पे आने जाने लगे, कभी कुछ दिनों के लिए और कभी कुछ हफ्तों के लिए। नावेद ने कभी सवाल नहीं किए, वो वही करता रहा जो वासे कहता रहा। और अगले 6 महीने में रॉ के एजेंटों ने हाफिज सईद की कई मूवमेंटों को बेहद बारीकी से ट्रैक किया। उसके घर के बाहर क्या हो रहा है, घर के अंदर कौन आ जा रहा है और किस समय कौन सी हलचल होती है, ये सारी जानकारी मिनट दर मिनट दर्ज की जाती थी। जौहर टाउन में बना वो गुप्त ठिकाना अब पूरी तरीके से काम करने लगा था। ये सारी इंटेलिजेंस लगातार भारत भेजी जा रही थी। दिल्ली में बैठे रॉ चीफ सावंत गोयल हर मोमेंट पर नजर रखे हुए थे। ऑपरेशन अब अपने आखिरी चरण के बेहद नजदीक पहुंच चुका था। इस दौरान एक बात किसी के ध्यान में नहीं आई कि नावेद हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने जाया करता था। ये उसके सामान्य दिनचर्या का एक हिस्सा था, इसीलिए रॉ के एजेंट्स ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया।
उन्हें लगा कि ये एक आम आदमी की आम जिंदगी है। अब प्लानिंग लगभग पूरी हो चुकी थी, लोकेशन, टाइमिंग सब कुछ तय हो चुका था। अब एक आखिरी घड़ी बाकी थी। कुछ दिनों बाद वासे का नावेद को फोन आया। उसने नावेद को दुबई आने को कहा और वजह नहीं बताई। दुबई में दोनों की मुलाकात होती है। बातचीत के दौरान वासे अचानक एक गंभीर सवाल करता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान जिन आतंकियों को पनाह देता है वो गलत है? नावेद बेपरवाही से जवाब देता है कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमारे दुश्मन हिंदुस्तानियों को मारते हैं। वासे कुछ पल चुप रहता है, फिर वो कहता है, मैं एक यहूदी के लिए काम करता हूँ। 26/11 हमले में उस यहूदी ने अपना पूरा परिवार खो दिया था। अब वो तुम्हारे पड़ोसी हाफिज सईद को मारना चाहता है। ये सुनते ही नावेद हैरान रह जाता है। उसके लिए ये सब किसी फिल्मी कहानी जैसा था। वहाँ से आगे कहता है, मुझे सईद को मारने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। नावेद को ये चीजें मजाक लगती है और वो साफ कह देता है कि वो इन चीजों में शामिल नहीं होगा। लेकिन वासे उसे एक और ऑफर करता है कि अगर वो मदद करता है तो उसे उसके पूरे परिवार के साथ अमेरिका में बसाया जाएगा और साथ ही करोड़ों रुपए भी मिलेंगे। नावेद के सामने अब जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। एक तरफ तो डर और दूसरी तरफ पैसा और सुरक्षित जिंदगी का रास्ता। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार नावेद हाँ कह देता है। इसके कुछ ही समय बाद नावेद के खाते में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये इस बात का संकेत था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अब ऑपरेशन अलविदा अपने अंतिम मोड़ पर था। कई हफ्तों की गहन सोच विचार और जोखिम के आकलन के बाद रॉ एक डिसीजन पे पहुंची। हाफिज सईद को एक कार बम के द्वारा निशाना बनाया जाएगा। नावेद के घर पे रह रहे रॉ एजेंट्स ने चुपचाप एक काली टोयोटा कोरोला खरीदी और इसी गाड़ी के भीतर 300 किलो RDX भर दिया गया। पूरा काम इतनी सफाई से किया गया कि किसी को शक तक नहीं हुआ। इस कार को नावेद के घर से कुछ दूरी पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर के पार्किंग में पार्क कर दिया गया। वहाँ न चौकीदार था न कैमरे। इस कार के बारे में नावेद को बिल्कुल पता नहीं। अब रॉ के पास सबसे बड़ा सवाल था कि इस कार को सईद के घर तक कौन ले जाएगा। ये ऐसा काम था जिसमें ड्राइवर का जिंदा वापस लौटना लगभग नामुमकिन सा था। अब रॉ को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो पैसों के बदले अपनी जान देने को तैयार हो जाए। कुछ ही समय बाद अफगानिस्तान से एक आदमी को चुपचाप पाकिस्तान लाया गया। वो बेहद गरीब था, लेकिन एक बात साफ थी, वो मरने से बिल्कुल नहीं डरता था। और इसके बाद उसको भरोसा दिलाया गया ऑपरेशन के बाद उसके घर वालों को बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। अब नावेद के घर में कुल 4 लोग थे, 3 रॉ एजेंट और एक अफगानिस्तानी। नावेद ने ये कभी नहीं पूछा कि ये लोग कौन है और कहां से आते हैं और क्या करते हैं। वो वही करता रहा जो उसे वासे कहता था। रॉ का प्लान अब बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहा था। लेकिन हर ऑपरेशन में एक ऐसा पल आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। 13 मई 2021 वासे, जो इस पूरे नेटवर्क की अहम कड़ी था, नई दिल्ली में अपने पूरे परिवार के साथ ईद मनाने आया हुआ था। त्योहार के बाद अगले ही दिन वो दुबई लौटने के लिए अपने घर से निकलता है। रास्ते में उसे अचानक चक्कर आता है और वो संभल नहीं पाता और रोड पर ही गिर जाता है। तुरंत ही उसको अस्पताल ले जाया जाता है। जांच में डॉक्टरों को पता चलता है कि वो कई दिनों से तेज बुखार से पीड़ित था। कोविड टेस्ट कराया जाता है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। हालत तेजी से बिगड़ती है और वासे को ICU में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगले 2 दिन वो जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहता है। आखिरकार ये रॉ का जाबाज और बेहद अहम एजेंट दुनिया को अलविदा कह देता है। जैसे ही ये खबर रॉ हेडक्वार्टर्स पहुंचती है, वहाँ भूचाल आ जाता है। वासे सिर्फ एक एजेंट नहीं था, वही नावेद को संभालता था। उसके मौत का मतलब था कि पूरे ऑपरेशन का फेल हो जाना। वहीं दूसरी तरफ नावेद की एक आदत थी कि वो हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने के लिए लाहौर से बाहर निकलता था। लेकिन इस बार बात कुछ और थी। इस बार नावेद की गाड़ी सीधे ISI हाई रैंकिंग ऑफिसर के घर पे जाके रुकी। असल सच्चाई ये थी कि नावेद कभी पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। वो शुरू से ही वासे पर शक करता आ रहा था। शुरुआत में ये शक हल्का था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये शक भी गहरा होता गया। और जिस दिन वासे ने उसके सामने हाफिज सईद को मारने की बात की, उसी दिन नावेद का शक यकीन में बदल गया। नावेद समझ चुका था कि वो किसी बेहद खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका है। इसी जानकारी को वो चुपचाप पाकिस्तानी एजेंसियों तक पहुंचा देता है। ये खबर बेहद सेंसिटिव थी और इसके असर तुरंत दिखने लगे। रॉ तक जैसे ही ये इनपुट पहुंचने लगते हैं, हालात पल भर में ही बदल जाते हैं। एजेंसी बिना एक पल गवाए ये आदेश देती है कि जौहर टाउन से सारे एजेंट्स को बिना वक्त गवाए बाहर निकाला जाए। कुछ ही घंटों में वो घर खाली कर दिया जाता है। उसके बाद ISI के लोग उस इलाके की छानबीन करती है, लेकिन उनके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगता। और रॉ के सामने सबसे बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। महीनों की मेहनत, रिस्क और तैयारी सब कुछ दांव पे लगा हुआ था। सवाल सिर्फ एक था कि क्या ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए या फिर यहीं पे रोक दिया जाए।
इस गंभीर मुद्दे पर रॉ की फिर से एक बार एक मीटिंग होती है। मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होते हैं। आखिरकार फैसला लिया जाता है कि ऑपरेशन जारी रहेगा। अब कहानी अपनी अंतिम अध्याय में दाखिल होती है। जून 2021 लाहौर, सुबह 11 बजे रॉ के एजेंट्स अफगानी युवक को पूरी सावधानी से ISI के नजर से बचाते हुए उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तक लाते हैं। यही वो जगह थी जहाँ पहले से ही विस्फोटक से भरी काली कोरोला गाड़ी तैयार थी। युवक को फिर एक बार पूरा प्लान विस्तार में समझाया जाता है। कहाँ जाना है, कितनी दूरी है और क्या करना है। युवक शांत था। उसे पता था कि वो वापस नहीं लौटेगा। कुछ देर बाद काली रंग की कोरोला गाड़ी आगे बढ़ती है। गाड़ी में 300 किलो विस्फोटक भरा हुआ होता है। कार तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ने लगती है और हाफिज सईद के घर के पास पहुंचती है। सईद के घर के कुछ ही दूरी पहले एक चेक पोस्ट बना हुआ था। वहां खड़े पुलिसकर्मी रोज की तरह ड्यूटी पर थे। अचानक से उनकी नजर एक तेज रफ्तार से आती हुई काली कार पर पड़ती है। गाड़ी की रफ्तार सामान्य नहीं थी और इसीलिए पुलिसकर्मी तुरंत हाथ उठाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते गाड़ी सीधे बैरिकेड से टकरा जाती है और अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की आवाज पूरे जौहर टाउन में गूंज जाती है। आग और धुएं का गोहार आसमान में उड़ता है। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि हाफिज सईद के घर की एंट्रेंस, लोहे का गेट और सामने का ढांचा पूरी तरीके से उड़ जाता है। जो इंसान सालों से भारत में मासूम लोगों की जान लेता आया था, उसी के घर आज मौत दस्तक दे चुकी थी। धमाके की आवाज सुनते ही सईद पूरी तरीके से घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि बाहर क्या हो रहा है। डर के मारे वो अपने घर के अंदर सोफे के नीचे छुप जाता है। उसका शरीर कांप रहा होता है। पहली बार उसे ये एहसास होता है कि खतरा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। हालांकि इस धमाके में शहीद बच जाता है और इसी वजह से ऑपरेशन अलविदा अपने उद्देश्य में पूरी तरीके से सफल नहीं रहता। लेकिन इस नाकामयाबी के बावजूद भी एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। शहीद अब ये समझ चुका होता है कि वो अब रॉ से बच नहीं सकता और उसके साथ ही पाकिस्तान में बैठे छोटे बड़े आतंकियों तक एक साफ संदेश पहुंच जाता है। संदेश में कोई शब्द नहीं होते, लेकिन मतलब बिल्कुल साफ होता है। ये नया भारत है। नया भारत जो सिर्फ चेतावनी नहीं देता, नया भारत जो दुश्मन के घर में भी घुस सकता है और चुन चुन कर वार करने की ताकत रखता है। ऑपरेशन अलविदा भले ही अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से हासिल न कर पाया हो, लेकिन उसने पाकिस्तान पे बैठे आतंकियों की रूह कपा दी। अब वो जान चुके थे कि सीमाएं सुरक्षा की गारंटी नहीं है। और इसके साथ ही ऑपरेशन अलविदा पे तुम्हारी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।